हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्यूशन आवर्स। आज हम जो हमारी जर्नी चल रही है ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी की, उसमें आज हम फोर्थ चैप्टर मैप्स पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम इससे पहले के 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो आइए अब शुरू करते हैं। अभी तक हम 3 चैप्टर्स देख चुके हैं, अर्थ इन और सोलर सिस्टम, ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मोशंस ऑफ द अर्थ। अब हम फोर्थ चैप्टर देख रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। पहले 3 चैप्टर में जो हमने टॉपिक्स देखे थे उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला है सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडीज वो फिजिकल एंटिटी या फिर एसोसिएशन या फिर वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें बहुत सारे बॉडीज आती हैं, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, मीटियोर्स हो गए। ये सारी चीज़ें आती हैं, ऐसी चीज़ जो कि हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है प्लैनेट सिस्टम। प्लैनेट सिस्टम ये आपका एसोसिएशन होता है प्लैनेट और स्टार्स का, अलॉन्ग विथ इसमें मीटियोर्स और एस्ट्रॉइड्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सोलर सिस्टम है, वो भी एक प्लानिटरी सिस्टम है, और इसे सोलर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा हेड है जो कि एक स्टार है उसे हम सन बोलते हैं, जिसे सोल भी बोला जाता है, उसी से सोलर सिस्टम बना है। तो हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम है उसमें हमारा जो स्टार है वो सन हो गया। उसके अलावा 8 प्लैनेट्स हैं जिसमें से हमारा अर्थ भी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी इसमें प्लैनेट्स हैं जिनके खुद के सैटेलाइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे अर्थ का सैटेलाइट मून है। इसके अलावा एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच की जो जगह है वहाँ पे प्रेजेंट है। मीटियोर्स भी बहुत सारे प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कि हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई शेप या फिर पैटर्न फॉर्म करते हैं। आप रात में जब भी आसमान में देखते हैं तो कुछ स्टार्स होते हैं जो कि हमें पैटर्न में दिखाई देते हैं, जैसे कि सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है। ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है जिसमें से 2 स्टार्स जो उसके लास्ट के 2 स्टार्स होते हैं, इन 2 स्टार्स को अगर हम एक लाइन में देखते हैं तो जो हमें थर्ड स्टार थोड़ा बाहर दिखाई देता है वो होता है हमारा नॉर्थ स्टार या फिर पोलर स्टार। पुराने टाइम्स में इसी नॉर्थ स्टार की डायरेक्शन को देख के हमारे जो पूर्वज थे वो अंदाजा लगा लेते थे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि नॉर्थ पता होने के बाद ईस्ट वेस्ट साउथ मतलब बाकी जो भी डायरेक्शन है वो उनका आइडिया लग जाता था। दिन में एक काम हमारा सन कर देता था, बट रात में इस स्टार के अलावा और कोई भी चारा नहीं था पता लगाने के लिए। अभी तो हमारे पास कॉम्पस है और बहुत सारे गैजेट्स हैं, जीपीएस वगैरह है, जिनसे हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है। इसके अलावा और भी कॉन्स्टलेशंस हैं हमारे गैलेक्सी में, कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे कॉन्स्टलेशन प्रेजेंट हैं। ये कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। दूसरे कॉन्स्टलेशन में एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारा जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है वो भी उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट है, जिसे हम बिग बियर कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा माइनर उर्सा भी कॉन्स्टलेशन प्रेजेंट है। उसके अलावा स्कॉर्पियस हो गया, रायन हो गया, ये सारे अलग अलग कॉन्स्टलेशन हैं। नेक्स्ट जॉइड। जॉइड एक्चुअली में शेप है जो कि हमारे अर्थ का शेप है। जैसा कि आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि जो हमारे अर्थ का शेप है वो एग्जैक्टली राउंड नहीं है, स्फेरिकल शेप नहीं है हमारी अर्थ का। हमारी अर्थ जो है वो बीच से बल्ज आउट है और टॉप एंड बॉटम से फ्लैटेंड है। तो ये जो शेप बनता है इसी शेप को हम जियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट है लैटिट्यूड। जो हमारी अर्थ है हमें फॉर द सेक ऑफ नेविगेशन या फिर हर जगह की पोजीशन पता करने के लिए, ताकि हम सही से चीज़ों को स्टडी कर पाए, इसके लिए हमने अर्थ को लेटरली एक सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में आप मान लो उसको हमने डिवाइड कर रखा है। तो ये जो सर्कल्स होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल्स हैं, कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। इसमें जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है जो कि हमारे अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। सेम साउथ डायरेक्शन में भी है 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ। जो 0 डिग्री साउथ है जैसे मैंने आपको बताया उसे इक्वेटर बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, जबकि 66.5 डिग्री साउथ को हम एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। इसके अलावा जो 90 डिग्री नॉर्थ होता है उसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल बोलते हैं। इसके अलावा हमें एक्चुअली 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं किसी भी पोजीशन को फिक्स करने के लिए। किसी भी चीज़ को अगर जैसे हमें
अर्थ में किसी हमें अपने घर की पोजीशन जब बतानी होती है जीपीएस में, तो वो 2 कोऑर्डिनेट्स देता है, समथिंग एक्स कॉमा वाई करके। तो जो एक्स होता है वो हमारा लैटिट्यूड बताता है, जो वाई होता है वो लॉन्गिट्यूड बताता है। तो जो लॉन्गिट्यूड होता है ये हमारी वर्टिकल लाइन्स है, या वर्टिकल सेमी सर्किल है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मूव करते हैं। इसमें जो हमारा रेफरेंस पोजीशन है वो होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि जीएमटी जिसके रेफरेंस में बनता है। ये हमारे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, जो कि हमारे इंग्लैंड में है, वहाँ से पास करती है। तो यहाँ पे हम टाइम को रेफरेंस लेते हैं 0। इसके अलावा जब हम ईस्टवर्ड, इस प्राइम मेरिडियन से हम जब ईस्टवर्ड मूव करते हैं तो हर 1 डिग्री के साथ 4 मिनट ऐड होता है, और जब वेस्ट मूव करते हैं तो 4 मिनट माइनस होता जाता है पर डिग्री के साथ साथ। इसी के साथ जब हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे पहुंचते हैं, जिसे आप 180 डिग्री ईस्ट भी बोल सकते हैं, 180 डिग्री वेस्ट भी बोल सकते हैं, कि दोनों एक लाइन आएंगी। जो हमारा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम वेस्ट टू ईस्ट इस लाइन को हम पार करते हैं तो हमें हमारे टाइम में पूरा एक दिन जुड़ जाता है, 12 घंटे वेस्ट में घटने की वजह से और 12 घंटे ईस्ट में बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन वो एरिया है हमारे अर्थ का जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस रीजन को टॉरिड जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि थ्रू आउट द अर्थ का जब हम पूरे ईयर का हम स्पैन देखते हैं तो जो सन की रेज होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही वो मूव करती है। मतलब जो डायरेक्ट सन रेज होती है वो सिर्फ इसी पोर्शन में पड़ती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे पड़ती है। इक्वेटर पे 2 बार डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे एक एक बार एक साल में पड़ती है। तो इस डायरेक्ट सनलाइट की वजह से ये एरिया का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम इसे टॉरिड जोन बोलते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब जो कि आपका आर्कटिक सर्किल है, वहाँ तक के रीजन को हम नॉर्दर्न टेम्परेट जोन बोलते हैं। एंड 23.5 डिग्री साउथ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्किल जो 66.5 डिग्री साउथ है, उस एरिया को हम सदर्न टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसे टेम्परेट जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी सन रेज है वो इस एरिया में डायरेक्ट नहीं पड़ती है। ये एरिया स्लैंटिंग, इस एरिया में जो हमारी सरफेस है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो हल्का सा स्फेरिकल शेप का है, जैसे मैंने आपको बताया जियोइड शेप का है। इसकी वजह से जो हमारा जो अर्थ का ऊपर वाला पोर्शन है वो स्लैंट हो जाता है हमारी सन रेज के लिए। तो उससे क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर एरिया, अगर हम पर यूनिट एरिया की बात करते हैं, तो हर एक यूनिट एरिया में जो अमाउंट ऑफ सन एनर्जी जो रिसीव होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से जो ये टेम्परेट जोन होते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है हमारे टॉरिड जोन से। इसीलिए इस मॉडरेट टेम्परेचर होने की वजह से हम इसे टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसके अलावा थर्ड है फ्रिजिड जोन, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक, और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक। ये जो हमारा रीजन होता है ये हम इसे फ्रिजिड जोन बोलते हैं। नॉर्थ में यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है और साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल है। ये एरिया बहुत ज़्यादा स्टीप होने की वजह से सन रेज यहाँ पे बहुत कम पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, और यहाँ पे आइस फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है टेम्परेचर कम होने की वजह से। नेक्स्ट है प्राइम मेरिडियन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी से पास होती है, जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड में है। इसके नेक्स्ट है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 आवर्स आगे चलता है जीएमटी से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे इंडिया का जो सेंट्रल टाइम लाइन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में है। अगर हम आप इसे मिनट के हिसाब से देखें तो 1 डिग्री 4 मिनट में होता है, तो 82.5 डिग्री के साथ आपका आता है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड मूव करते हैं तो हमारे हर एक डिग्री के साथ 4 मिनट ऐड होता है, इसीलिए हम 5.5 आवर्स आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लैंड में रात के 12 बजे होंगे तो उस टाइम पे इंडिया में सुबह के 5:30 बजे होंगे, क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने ऑर्बिट देखा था। ऑर्बिट वो पाथ होता है जिसे प्लैनेट्स फॉलो करते हैं अपने स्टार का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो हमारी अर्थ होती है वो 365 डेज का एक पूरा रेवोल्यूशन लगाती है, और जो वो पाथ फॉलो करती है हमारे सन का चक्कर लगाने के लिए, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं।
हमारी जो अर्थ की ऑर्बिट है या हमारे प्लैनेट सिस्टम की जो ऑर्बिट है प्लैनेट की, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट है। नेक्स्ट इक्विनॉक्स। जैसा मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द ईयर जो सन रेज होती है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे होती है, लेकिन वो कभी भी ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाती है, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जाती है। मतलब ये इसी पूरे जो हमारा टॉरॉइड जोन है इसी एरिया में वो मूव करती है। तो उस टाइम पे जब हमारी जो सन रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, उसे हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्योंकि जब इक्विनॉक्स होता है उस समय जो पूरे के पूरे अर्थ पे जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा इक्विनॉक्स होता है वो 21 मार्च एंड 23 सितंबर को पड़ता है। इसके अलावा सॉलिस्टिस, ये 2 बार पड़ते हैं, समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस। मैंने आपको जैसे पुराने लेक्चर्स में बताया है कि ये जो भी समर सॉलिस्टिस या विंटर सॉलिस्टिस है ये विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी हैबिटेट है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, इसकी वजह से जितने भी आपके टर्म है ये सब नॉर्थ हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बनते हैं। तो समर सॉलिस्टिस तब होता है जब हमारी सन रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये होता है 21 जून को। तो इस टाइम पे क्योंकि जो सन रेज है वो डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय समर होता है, इसीलिए इसका नाम समर सॉलिस्टिस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा दिन का टाइम है, मतलब दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। इसका ठीक इस टाइम पे अपोजिट हो रहा होता है हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय विंटर होता है, तो टेम्परेचर वहाँ का कम होता है और रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। इसी का जस्ट रिवर्स हो जाता है विंटर सोलिस्टिस, दैट इज 22 दिसंबर में। 22 दिसंबर में होता क्या है, जो हमारी सन रेज होती है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इससे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है सदर्न हेमिस्फीयर का वो हाई होता है, जो हमारे दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, रात होती है वो छोटी होती है। इसका जस्ट रिवर्स होता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मतलब जब 22 दिसंबर, जैसा कि आप देखते हैं 22 दिसंबर में ठंड पड़ रही होती है, तो इसलिए यहाँ पे ठंड का टाइम होता है और रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटा होता है। तो इसे आप हमारे जो डेली रूटीन है उससे भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने देखा कि हम पूरी ग्लोब को लेकर पढ़ रहे हैं, हम पूरे अर्थ को लेकर पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम पूरे अर्थ को लेकर स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें ग्लोब की जरूरत होती है। बट वहीं पे मान लीजिए आपको अपने शहर के, अपने गांव के, अपने कंट्री, अपने देश के को स्टडी करना है, उसके किसी फीचर को स्टडी करना है, तो अब आप उसे ग्लोब में स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्लोब में कंट्रीज कितनी छोटी दिखाई देती है। तो अगर आपको मान लीजिए अपने शहर को स्टडी करना हो, अपने डिस्ट्रिक्ट को स्टडी करना हो, तो क्या होगा, जब आप उसे ढूंढेंगे ग्लोब पे तो वो पॉइंट की फॉर्म में आएगा, जैसे लखनऊ, कानपुर, मुंबई या जो भी होगा आपका क्या पता, तो वो पॉइंट फॉर्म में ही दिखाई देगा, तो आप उसको स्टडी कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब भी हमें छोटी यूनिट को स्टडी करना होता है, जैसे मान लीजिए आपको अपना शहर के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्टडी करना है, तो हमें मैप की जरूरत पड़ती है। मैप क्या होता है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग होती है हमारे अर्थ के सरफेस की, जो हम अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं, जिसे हम एक स्केल में डाउन करके बनाते हैं या फिर अप करके बनाते हैं। मतलब वो एक स्केल ड्राइंग होती है जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका वो मैप है। अब ये स्केल ड्राइंग क्या होती है, इसे मैं अभी आगे लेक्चर में, इसी वीडियो में ही आगे मैं आपको बताऊंगा। तो हमने देखा है कि बहुत टाइप के मैप हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो एक मैप कोई और इन्फॉर्मेशन देता है, दूसरा मैप कोई और इन्फॉर्मेशन देता है। तो ऐसे ही जब हम सारे मैप्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे हम एटलस बोलते हैं। अब टाइप ऑफ मैप देखते हैं। एक्चुअली में 3 टाइप के मैप्स होते हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। पहला है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप हमारे अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, या प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, ओशंस हो गए। तो जो भी मैप इन फीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम फिजिकल या रिलीफ मैप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप ये देख लीजिए, यहाँ पे अरावली रेंज है, यहाँ पे एक माउंटेन है, इंडो गैंगटिक प्लेन, ये हमारा एक प्लेन भी है। और ये रही यमुना, ये रही गंगा, रिवर्स हो गई। ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अरेबियन सी हो गया, या इंडियन ओशन हो गया। ओशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे अर्थ के अपने जो भी उसके नेचुरल फीचर्स हैं, ये सारे नेचुरल फीचर्स हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे फिजिकल मैप या रिलीफ मैप बोलते हैं। नेक्स्ट होता है पॉलिटिकल मैप। जो पॉलिटिकल मैप होता है वो हमारे कंट्री या हम जिस चीज़ को भी स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे ये हमारा कंट्री का मैप मैंने एग्जांपल में लिया है, तो जो पॉलिटिकल मैप होता है ये उसकी बाउंड्री शो करता है। जैसे कि ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, हमारी इंडिया की बाउंड्री है, इसके इस साइड पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, इधर चाइना है, यहाँ पे चाइना की बाउंड्रीज हैं, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है। तो इस तरह से जो मैप हमारे
कंट्री का या फिर हमारे सिटी का या हमारे टाउन का या हमारे विलेज का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, जिसका भी वो फिजिकल बाउंड्री दिखाए, वो होते हैं पॉलिटिकल मैप्स। नेक्स्ट है थीमेटिक मैप। ये बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैप्स देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा थीमेटिक मैप होगा, या तो वो रोड मैप होगा, या फिर रेनफॉल मैप होगा, या वो मैप होगा जो कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे, या इंडस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये इंडस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। इसमें जो भी ब्राउन एरिया है, ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स दिखा रहा है, और जो बाकी एरिया है वो कलर कोडिंग के हिसाब से उसमें कितने मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ है वो दिखा रहा है। तो जो ऐसे मैप्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं, उसे हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। अब इन मैप्स को पढ़ने के लिए हमें तीन मेन कंपोनेंट के बारे में जानना जरूरी है, जो कि है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। अब जब भी हम किसी मैप को पढ़ते हैं, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, हम मान लो आप अपने कंट्री को स्टडी करना चाहते हैं, हम अपने इंडिया को स्टडी करना चाहते हैं, तो अब हम इंडिया के बराबर का तो मैप ले नहीं सकते। मान लो हमें दिल्ली से कलकत्ता की हमें डिस्टेंस नापनी है, तब ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे इंडिया के बराबर का एक बड़ा सा मैप लें और फिर हम एक पॉइंट पे दिल्ली को पॉइंट आउट करें, फिर कलकत्ता को मार्क करें और फिर हम उसकी डिस्टेंस लें। तो ये कोई फायदा नहीं है, नहीं आप ऐसा कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें स्टडी तो करनी ही है, तो हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है, हम उसको स्केल डाउन कर लेते हैं। हम अपने जो भी हमारे पेपर हैं या फिर शीट है, जिसमें भी हमें स्केल करना हो उसके मुताबिक। फॉर एग्जांपल, मान लो दिल्ली टू लखनऊ की एक्चुअल डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, और हमें इस पूरे मैप को हमें अपने पेज पे उतारना है। तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम 500 किलोमीटर के लिए 500 किलोमीटर लंबी तो लाइन बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम पूरे पूरे मैप को बना सकते हैं इजीली। तो ये जो स्केल डाउन होगा वो 500/5, मतलब 100 टाइम्स हम उसे स्केल डाउन कर रहे हैं इन सेंटीमीटर। किलोमीटर पर सेंटीमीटर के हिसाब से हम इसको स्केल डाउन कर रहे हैं 100 टाइम्स। तो ये हमारा स्केल फैक्टर हो गया 100 का। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख लीजिए, ये है स्केल जो इसका दिया हुआ, तो उसके हिसाब से ये जो इतनी डिस्टेंस है, जो कि 5 सेंटीमीटर्स की है, ये 500 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगी। जब आप इस डिस्टेंस को लेके आप यहाँ पे पुट करोगे, तो आप देखोगे कि दिल्ली टू लखनऊ की डिस्टेंस 500 किलोमीटर के ही आसपास आएगी, जो कि इसकी एक्चुअल डिस्टेंस है। अब हमें इससे कम डिस्टेंस मेजर करनी है, तो हम इसको अलग अलग पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट 100 किलोमीटर का हो गया। तो अब हम जब भी इतनी डिस्टेंस इसमें मेजर करेंगे, वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस आएगी। तो ये एक फायदा होता है स्केल करने का। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि इट इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब हम मैप कहीं पे बना सकते हैं, उस हिसाब से हम अपना स्केल रखते हैं। तो क्योंकि हम हर चीज़ के लिए अलग अलग स्केल रखेंगे, अगर कोई चीज़ बहुत छोटी है तो हमें उसको स्केल आउट करना पड़ता है, मतलब उसका हमें लार्ज स्केल लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम अपनी कंट्री को स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम पूरे कॉन्टिनेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हज़ारों किलोमीटर्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे अपने कुछ सेंटीमीटर्स में। तो इसे क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप, क्योंकि हम उस डायमेंशन को स्मॉल कर रहे हैं अपने मैप में फिट करने के लिए, तो इसे स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत छोटी होती है, हमें उन्हें स्टडी करना होता है, तो हमें उन्हें बड़ा करना पड़ता है। इसका ज़्यादातर यूज इंजीनियरिंग में होता है। जब आप देखोगे बहुत सारी ड्राइंग, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आप अभी हमें उन्हें स्टडी तो करना ही है, अब उसके अंदर की डायमेंशन, उनके पार्ट्स को स्टडी करने के लिए हम उसको स्केल आउट करते हैं, लार्ज स्केल उसकी ड्राइंग बनाते हैं। तो उसमें हम, अगर वो 1 mm का है, तो हम उसे 10 mm के में कन्वर्ट करते हैं, या 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे हम लार्ज स्केल मैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको अपने अपने मोहल्ले को स्टडी करना है, या आप अपने विलेज को स्टडी करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आप उसके 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे। 500 किलोमीटर और 500 मीटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 500 मीटर बहुत छोटी यूनिट है, तो एक तरीके से आप उसको स्केल आउट कर रहे हैं। तो इसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। अब लार्ज स्केल मैप बनाने का ये फायदा होता है, क्योंकि आप बहुत छोटी चीज़ को आप बड़े एरिया में दिखा रहे हो, तो हम उसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप पूरी कंट्री को आप अपने मैप में डालोगे, तो आप उसमें अपने घर का एड्रेस नहीं उसमें लिख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डिस्ट्रिक्ट को दिखा सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एक लार्ज स्केल मैप बना रहे हो, मतलब अपने मोहल्ले का बना रहे हो, तो आप उसमें हर एक घर, इंक्लूडिंग अपने घर को भी आप सही से दिखा सकते हो। तो लार्ज स्केल मैप्स बनाने का ये फायदा होता है कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन। किसी भी आप मैप को स्टडी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर लोग जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो अभी तो नहीं, अभी तो हमारे पास जीपीएस होता है, लेकिन पहले के टाइम में हम मैप्स लेके जाते थे। अभी भी अगर आप देखोगे, अगर आपका नेट काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आप मैप देखते हो गूगल, अगर आपके पास डाउनलोडेड है ऑफलाइन,
तो उसमें सबसे पहले आपको एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में मूव करें। तो उसके लिए क्या होता है, पुराने टाइम्स में जो मैप्स होते थे उसके एक कॉर्नर पे, फॉर एग्जांपल आप ये देखो, इस कॉर्नर पे जो आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये निशान बना हुआ है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है। मतलब इस मैप में जो भी कुछ इस डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ होगा। तो आपको अगर जब नॉर्थ डायरेक्शन पता चलिए तो बाकी डायरेक्शन आप निकाल लोगे। इसका मतलब ये होगा कि जो आपके राइट में है वहाँ पे वो ईस्ट होगा, आपके जो लेफ्ट में है वो वेस्ट होगा, और जो आपके पीछे है वो साउथ होगा। तो आप आसानी से अपने जो भी हमारा मैप है या हमें जहाँ पे भी जाना है उसको हम सही से स्टडी कर सकते हैं। तो एक बार जब हमें सारी डायरेक्शन पता चल जाती है तो हमें ये भी पता चल जाता है कि नॉर्थ वेस्ट किधर है, नॉर्थ ईस्ट किधर है, साउथ वेस्ट किधर है, साउथ ईस्ट किधर है। ठीक है। अब अभी के टाइम में जो हम स्टडी करते हैं, अब हम डायरेक्शन पता करने के लिए हम कॉम्पस का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। कॉम्पस क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें एक जो डायल होता है वो मैग्नेटिक डायल होता है, जो कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी जो मूव करती है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, इसलिए वो हमारा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप कॉम्पस लीजिए और रोटेट करते रहिए अपने आप को, उस कॉम्पस को रोटेट करना है एक्चुअली में, और तब तक रोटेट करना है जब तक ये रेड या फिर जो भी ये आपका पॉइंटर होगा ये नॉर्थ डायरेक्शन में शो ना करने लगे। एक बार ये नॉर्थ डायरेक्शन में शो करने लगेगा, इसका मतलब जो आप फेस कर रहे हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन है, तो आपके राइट में ईस्ट हो जाएगी अपने आप, लेफ्ट में वेस्ट, और आपके बैक में साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। तो आपको डायरेक्शन पता चल जाता है। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है इसको हम कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। अगला है सिंबल्स। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, कॉन्टिनेंट्स या कंट्री को हम स्केल आउट करके हम उसे अपने मैप में उतार रहे हैं, एक छोटी सी A4 साइज के पेज में हम उस पूरे मैप को उतार रहे हैं। तो अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि आप उसमें बिल्डिंग्स को भी स्केल डाउन करके आप बिल्डिंग्स दिखाओ, आप उस पर पहाड़ दिखाओ कि नहीं ये पहाड़ है हम उसको भी स्केल डाउन कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारे पास इतनी जगह नहीं होती A4 पेज में कि हम इतनी सारी डिटेल्स दिखा सकें। और चूंकि ये डिटेल्स दिखाना जरूरी भी होता है तो हमने क्या किया है कि एक स्टैंडर्ड बना दिया है, कुछ सिंबल्स हमने स्टैंडर्डाइज कर लिए हैं, ताकि कोई भी मैप हो हम इस पूरे पृथ्वी में जहाँ पे भी ये मैप बन रहा होगा तो वो उसी चीज़ से रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर उस मैप की लैंग्वेज कोई और भी हुई, हम किसी और देश में जाके अगर हम मैप देख रहे हैं, हमें हो सकता है कि उसमें जो भी रिटर्न चीज़ें हैं वो समझ में ना आए, पर हम मैप में जो सिंबल है उसे देख के हम समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, जो रेलवे लाइन होती है उसमें जो ब्रॉड गेज होता है वो इस तरह का दिखता है, मीटर गेज इस तरह का दिखता है, रेलवे स्टेशन RS से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह का दिखता है। ऐसी ही रोड्स होती है, ये मेटल रोड ऐसी दिखाई जाती है, नॉन मेटल या फिर अनमेटल जो रोड होती है उसे हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। बाउंड्रीज में इंटरनेशनल स्टेट या डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री होती है उनको हम अलग अलग दिखाई देते हैं। जो ज़्यादा मोटी और मोटे डॉट्स के साथ होती है वो इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, उसे हम स्टेट बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। रिवर्स को ब्लू कलर से दिखाया जाता है ऐसे, वेल्स हो गया, आपका टैंक हो गया, कैनाल हो गया, ब्रिजेस हो गया, ये अलग अलग हो जाता है। इसमें कई सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे PO आपका पोस्ट ऑफिस दिखाता है, PTO पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस दिखाता है, PS पुलिस स्टेशन दिखाता है, ये आपके ट्रीज हो गया, ये ग्रास हो गया, ये ग्रेवयार्ड हो गया, ये सेटलमेंट हो गया। इस तरीके से हमारे मैप में ये शो किया जाता है ताकि हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। अब इसमें अलग अलग कलर भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि जब भी हम ब्राउन यूज़ करेंगे उसका मतलब होगा माउंटेन, येलो यूज़ करेंगे इसका मतलब प्लेट्यू होगा, ग्रीन होगा तो प्लेन्स यूज़ करते हैं क्योंकि प्लेन्स में ज़्यादातर हरियाली होती है इसलिए हम इसे ग्रीन यूज़ करते हैं। जब भी हमें वाटर बॉडी जैसे कोई नदी हो गई या फिर कोई नहर हो गई, जब भी हमें इसको डिनोट करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम ज़्यादातर ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसे इस मैप को देखो जो कि बनाया गया है, ये एक एग्जाम्पल मैप है, ऐसा कुछ है नहीं में। तो आप ये देखो, रिवर को ब्लू कलर से ऐसे दिखाया गया है, ये आपका मस्जिद है, ये आपके ट्रीज हैं, ये स्कूल रिप्रेजेंट किया गया है, ये ग्रेवयार्ड रिप्रेजेंट है, ये आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, ये पुलिस स्टेशन है, ये हमारी बस्ती बसी हुई है, ये सेटलमेंट है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये चर्च रहा, और ये रहा नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में नॉर्थ है। ये अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपको पता नहीं होगा कि नॉर्थ इस साइड है कि किस साइड है। तो अभी आपको नॉर्थ पता चल गया तो आप इसमें पूरी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर, तो ईस्ट किधर होगा, ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, और साउथ नीचे होगा, तो आप डायरेक्शन का इजीली पता कर सकते हो। अब स्केच क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि मैप्स हम स्टडी करने के लिए हम बहुत सारे अपने डिस्ट्रिक्ट को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, बट हमेशा आपके पास मैप हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो होता क्या है, मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कुछ किसी जगह की लोकेशन मांगी कि मुझे वहाँ जाना है, तो बताओ क्या होगा। तो आप क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, उसमें आप उसको रोड या फिर कोई भी आपको जो वहाँ की फेमस जगह है वो आप बता देते हो कि इस रोड से जाना है, यहाँ से राइट मुड़ना और ये ऐसा आएगा, यहाँ पे एक चर्च होगा उसके सामने तुम्हें जाना है यहाँ। तो इस तरह के जो आपकी मेमोरी बेस पे
जो आप एक रफ स्केच बनाते हो उसे हम स्केच बोलते हैं। ये एक रफ मैप होता है, इसकी कोई स्केल नहीं होती, क्योंकि आप फ्री हैंड बना रहे हो तो आप कोई स्केलिंग नहीं करते हो, बस आप एक आइडिया देने के लिए होता है, ताकि कोई भी इंसान होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक चला जाए, तो इसे हम स्केच बोलते हैं। नेक्स्ट प्लान, ये आपका मैप होता है जिसे हम लार्ज एरिया में दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये आपका एग्जांपल होता है लार्ज स्केल मैप का, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा प्लान है, ये हमारे घर का प्लान है, तो इसमें क्या है, आप ये देखो कि आपको पता है ये बेडरूम है, बट इसमें और भी इन्फॉर्मेशन, जैसे 3 मीटर बाई 3 मीटर, मतलब इसकी डायमेंशन 3 मीटर लंबाई और 3 मीटर इसमें चौड़ाई है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जब दी जाती है जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसे हम प्लान बोलते हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मैंने सारे जो भी इसमें क्वेश्चन है इनके आंसर इसी वीडियो में है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत को बता सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं कुछ दिनों में इसके आंसर की भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा, जिसका की एड्रेस है t.me/tuition hours। तो उस पे जाके आप इसके आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ फ्री टू कॉन्टैक्ट, आप मुझे टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उस पर आप अपना डाउट्स डाल सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।